हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का 9th लेक्चर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हमने क्या किया था? कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल किया था। हमने डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने देखा था। बट आज हम क्या देखने वाले हैं, हम एक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं और किस तरह से इसमें टॉर्क लग रहे हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके बेस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जेईई मेंस में आ चुके हैं वो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। आज का जो लेक्चर है वो छोटा सा लेक्चर रहेगा, 30-35 मिनट्स का, और आप जितने पॉइंट्स हैं वो अच्छे से नोट करना। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लेक्चर में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होती है। पैरेलल होनी चाहिए, इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए, मीन्स इन सब के बीच में जो स्पेस है वो आप मान लो कि इक्वल है, इक्वी स्पेस्ड है और ठीक है, और लाइन जो है वो स्ट्रेट है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन है कुछ इस तरफ। आज हम क्या करने वाले हैं? टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल, मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने वाले हैं डाइपोल। तो हम एक डाइपोल रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देखो हमने यहाँ पर एक डाइपोल का सिस्टम रख दिया है, मीन्स यहाँ पर हमने रख दिया है क्या, प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर हमने रख दिया है माइनस क्यू चार्ज। तो ये हो गया डाइपोल। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये मेरा सेंटर पॉइंट है O, यहाँ से डिस्टेंस होता है मेरा A। इसलिए पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि सेंटर से डिस्टेंस हम लेते हैं। ये डिस्टेंस मेरा A, यहाँ से डिस्टेंस है मेरा A। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं और क्या क्या टॉर्क लग रहा है। देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है, हमने ये फार्मूला पढ़ा था ना कि F = Q × E। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, हम क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज डिवाइड करते थे, उसी के ऊपर से फार्मूला आता है F = Q × E। और अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो फोर्स लगेगा उस पर फोर्स इस पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स किस तरह लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब तो बेसिक से पॉइंट है, हमने पहले से इसको पढ़ चुके हैं। मीन्स जो फोर्स होगा वो एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल। या तो आप नेगेटिव साइन के साथ भी लिख सकते हो कि फोर्स इज पैरेलल टू माइनस ऑफ E, इस तरह भी लिख सकते हो आप। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो आप, फोर्स विल बी पैरेलल टू, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इसका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि लगेगा Q × E। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से डायरेक्शन लगेगा फोर्स Q × E। और यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो यहाँ पर डायरेक्शन उसका फोर्स लगेगा यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के Q × E। तो आप मुझको बताओ कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। देखो यहाँ पर ये चार्ज यहाँ पर Q से खींच रहा है और ये यहाँ से खींच रहा है, तो बताओ क्या ये डाइपोल है ये मूव करेगा? जैसे देखो यहाँ पर ये मेरा मार्कर है, एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या ये मूव करेगा? इसका मतलब यहाँ पर है कि नेट फोर्स जो है 0 है। अगर इस तरह से डाइपोल रखा होगा तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो F नेट जो है वो 0 है यहाँ पर। अब हम टॉर्क की बात करते हैं, देखते हैं इसमें रोटेशनल इफेक्ट आएगा कि नहीं। देखो यहाँ पर जो देखो इस पॉइंट से हमको, देखो ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है QE और यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है QE। बोलो मेरे पास ऐसा कोई मार्कर रखा हो और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा हो QE, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा हो QE, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, तो क्या मार्कर रोटेट करेगा?
पहली बात एफ नेट तो जीरो है, तो मार्कर तो मूव करेगा नहीं, ये तो फिक्स है, मूव तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका ट्रांजिशनल इफेक्ट जो है वो जीरो है, क्योंकि एफ नेट जीरो है, मूव तो करेगा नहीं। अब मेरे को बताओ कि रोटेट करेगा कि नहीं। यहाँ पर देखो मैं एग्जैक्टली इसी तरफ से सेम फोर्स और दोनों को सेम फोर्स से खींच रहा हूँ यहाँ पर, तो मार्कर मूव करेगा नहीं करेगा। मीन्स अगर डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हो एग्जैक्टली, मतलब पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जो है वो मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉर्क नेट भी क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है मेरा टॉर्क नेट भी आ रहा है जीरो। मीन्स हमको यहाँ पर कहानी कुछ एंगल पर करनी पड़ेगी, ऐसा सिंपल रख रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स और टॉर्क हमको दोनों जीरो मिल रहा है। क्यों जीरो मिल रहा है? बिकॉज देखो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, बिकॉज देखो ये हमारा एक्सिस है, देखो ये मेरा एक्सिस है, और जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों सेम लाइन पे लग रहे हैं, तो दोनों सेम लाइन पे अगर खींचोगे तो रोटेशनल इफेक्ट आएगा नहीं। अगले लेकिन अगर कुछ एंगल पर रहेगा तो, जैसे यहाँ पर ये मेरा है एक, जैसे इस तरह से रखा हो कुछ, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा हो इस तरह से, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस तरह से, तो ये रोटेट कर जाएगा कुछ इस तरह से। बट अगर एग्जैक्टली पैरेलल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो रोटेट करेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, कहानी कुछ एंगल पर लेते हैं, ठीक है, एक जनरल एंगल पर डिफाइन कर देते हैं जिससे कि कहानी सबके लिए इजी हो जाए। तो फिर से यहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इस पर डाइपोल ड्रॉ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पर है। सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल जो है मेरा इसके कुछ एंगल पर है इस तरह से, ठीक है, ये मेरा डाइपोल है, ये यहाँ पर जो है प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये मेरा सेंटर पॉइंट ओ है। चलो इसको सेंटर ले लेता हूँ ओ, इस तरह से। और जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पर है, जो एंगल है वो थीटा है। एंगल हम क्या मानते हैं, थीटा। थीटा क्या यहाँ पर लिख लो, थीटा इज द, अच्छा ये पॉइंट तो आपको सब पता ही होगा कि जो पैरेलल होता है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट करना शुरू कर दो। हमने पहला वेरिएबल डिफाइन किया थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। देखो यहाँ पर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और देखो डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। मीन्स ये मेरा डाइपोल का डायरेक्शन होता है। डाइपोल डायरेक्शन कहाँ पे होता है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। तो डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है थीटा, उसको हमने यहाँ पर थीटा असाइन किया है, ठीक है। हमने पहला वेरिएबल डिफाइन किया और कल हमने बोला सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस यहाँ से हमने ए लिया है और ये डिस्टेंस जो होगा वो भी हो जाएगा ए, ओके। सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वो ए और ए हमने होता है। अब फिर से हम यहाँ पर दो केसेस स्टडी करेंगे। पहला हम एफ नेट चेक करेंगे, ठीक है, एफ नेट जीरो हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं हम सबसे पहले कि नेट फोर्स कितना लगेगा। फिर से देखो यहाँ पर आप ये प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से फोर्स लगेगा यहाँ पर क्यू ई, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई। लेकिन आप फिर से देख सकते हो कि जैसे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम ही है। मीन्स ये क्यू ई और ये क्यू ई दो फोर्स एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सबकी वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो यहाँ पर अगर क्यू ई फोर्स लग रहा है, यहाँ पर क्यू ई फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा ज़ीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, ज़ीरो। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लो कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लिखो यहाँ पर in the uniform electric field, in the uniform electric field, if dipole is placed the net force is zero, ठीक है। नेट फोर्स जीरो है इस पे, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो है। तो हमने नेट फोर्स की बात तो कर ली। अब हम टॉर्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड हमारा हो जाएगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क हम ना उसको टाउ से डिफाइन करते हैं। टॉर्क इसको क्या बोलते हैं, टाउ। टॉर्क को हम टाउ से डिफाइन करते हैं, 11 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखते हैं टॉर्क लगेगा कि नहीं।
देखो यहाँ पर टॉर्क के लिए हमको सबसे पहले एक्सिस जाना पड़ेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से है। देखो एफ नेट जीरो है तो मूव तो ये करेगा नहीं, बिकॉज इसका ट्रांजिशनल जो इफेक्ट है वो जीरो हो गया। एफ नेट जीरो होता है मतलब क्या, बॉडी जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है, मीन्स बॉडी एक जगह पर स्टेबल रहेगा, मूव नहीं करेगा। हम देखते हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रहा बट रोटेट करेगा कि नहीं, वो हम देखते हैं। ठीक है, हम टॉर्क फाइंड करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्यू लग रहा है और ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे आपको मार्कर से दिखाऊं, देखो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर टॉर्क लगेगा कि नहीं। देखो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से डिस्टेंस से ए। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है यहाँ पर क्यू ई, और यहाँ पर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहाँ से लेते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते थे जहाँ फोर्स लग रहा है और जहाँ पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। देखो ये मेरा फोर्स लग रहा है और मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दोनों बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये होगा। देखो अगर ये टोटल पूरा ए है, ये क्या हो जाएगा मेरा ए साइन थीटा। देखो ये होगा ए कॉस थीटा, ये होगा ए मेरा साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है मेरा ए साइन थीटा, और फोर्स क्या लग रहा है मेरा क्यू ई। और यहाँ पर इस तरह देखिए तो ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में क्यू ई, और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा मेरा ये वाला, ये भी हो जाएगा मेरा ए साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम टॉर्क नेट की बात करते हैं। अगर हमको नेट टॉर्क फाइंड करना हो तो देखो यहाँ पर देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो किस तरह से रोटेट करेगा। आप देखो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर फोर्स इस तरह लग रहा है, तो आप खुद इमेजिन करो फोर्स इस तरफ लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ये फॉर्मूला भी तो होता है टॉर्क का, आर क्रॉस एफ। देखो मेरा ये है मेरा आर वेक्टर, इस कहाँ से दिखाऊँ आपको, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ये आपने नोट कर लिया कि एंगल थीटा कहाँ से है। ठीक है, देखो ये है मेरा, ये मैंने ए डिफाइन किया है इसको, और यहाँ पर ये लग रहा है मेरा फोर्स। ठीक है, चलो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं इस तरह से। मेरा ए डिफाइन किया है मैंने इस तरह से, और ये लग रहा है मेरा फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है मेरा क्यू ई के इक्वल। अब मेरे को टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करना है। देखो हमको नेट टॉर्क फाइंड करना है, मीन्स हम देखेंगे टॉर्क ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस तरह से, तो हम टॉर्क नेट फाइंड करते हैं। अगर दोनों यहाँ पर और यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आएगा तो ऐड कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ पर ए वेक्टर है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आर क्रॉस एफ। आर होता है यहाँ पर ये डिस्टेंस, तो देखो मेरा आर वेक्टर यहाँ पर ये मेरा आर वेक्टर है और ये मेरा एफ वेक्टर है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो आर से लेके एफ तक का क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट आपने सीखा होगा 11 में, आर से लेके एफ तक। देखो आर से लेके एफ तक मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन कहाँ पर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। इसको हम इनसाइड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स यहाँ पर जो है मेरा डायरेक्शन है इनसाइड। मूव कहाँ पर, देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ डायरेक्शन कहाँ पर जा रहा है मेरा टॉर्क का, इनसाइड। और यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर माइनस क्यू पॉइंट पर इधर चेक करोगे आप तो देखो यहाँ पर इस तरह से कुछ है। यहाँ पर ये मेरा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो ये मेरा फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा आर वेक्टर। देखो इसी डायरेक्शन में हो गया मेरा आर वेक्टर। अब फिर से आप आर क्रॉस एफ करो, आर क्रॉस एफ करोगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ करो, देखो आर क्रॉस एफ दिख रहा है मेरा हाथ, आर क्रॉस एफ। आर से लेके एफ तक गया तो मेरा थंब फिर से कहाँ जा रहा है, इनसाइड। तो मीन्स यहाँ पर भी जो हमारा टॉर्क लग रहा है वो इनसाइड। टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ है, इनसाइड। मीन्स दोनों केसेस में टॉर्क जो है वो सेम डायरेक्शन में ही है। तो टॉर्क नेट फाइंड करने के लिए हम दोनों टॉर्क को ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए किया बिकॉज उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो टॉर्क 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स क्या है यहाँ पर फोर्स है क्यू ई, यहाँ पर फोर्स है क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर ए साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए साइन थीटा। सेम यहाँ पर भी फोर्स क्या लग रहा है क्यू ई, हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन तो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्या है यहाँ पर फोर्स क्यू ई, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए साइन थीटा। तो मेरे टॉर्क नेट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 2 क्यू ई ए
साइन थीटा। बट यहाँ पर डाइपोल का टर्म है तो हम इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करें। देखो डाइपोल होता है, फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल का, डाइपोल इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो कि है 2a। मैं डाइपोल मोमेंट तो ये है। अब डाइपोल मोमेंट की तरफ हम टॉर्क लिखें तो यहाँ पर देखो मेरा आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क नेट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, टॉर्क नेट की वैल्यू आएगी, देखो देखो क्या है यहाँ पर Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a की जगह पर मैं P लिख देता हूँ, तो PE साइन थीटा यहाँ पर आ रहा है, PE साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क नेट का आंसर क्या आ गया, PE साइन थीटा। देखो टॉर्क जो होता है ये भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, जो डाइपोल मोमेंट होता है वही वेक्टर क्वांटिटी है, E जो है मेरा वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हम क्रॉस प्रोडक्ट से ही करते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क नेट का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टॉर्क नेट का आंसर हम लिख सकते हैं P क्रॉस E लिख सकते हैं, बिकॉज P क्रॉस E का जो डायरेक्शन है वो टॉर्क के डायरेक्शन के अलॉन्ग आएगा। देखो ये मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, देखो ये मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है P, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो P क्रॉस E करूँगा, अगर P क्रॉस E करूँगा तो भी डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इनसाइड, मीन्स वो टॉर्क के अलॉन्ग द डायरेक्शन है। यहाँ पर E क्रॉस P भी हो सकता था, E क्रॉस P, लेकिन E क्रॉस P का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क आ जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो हमारा टॉर्क का डायरेक्शन क्या आ गया यहाँ पर, P क्रॉस E। तो टॉर्क नेट का आंसर क्या आ गया, P क्रॉस E, जिसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो PE साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं। देखो ये मेरा तीनों वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका प्रोडक्ट हमारा जो आंसर है वेक्टर, तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके अंदर नेट फोर्स तो जीरो है बट नेट टॉर्क लगेगा, और नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है, PE साइन थीटा। अब इमेजिन भी कर सकते हो, यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो जैसे मैं पेन को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दूँ और यहाँ पर दो, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बना दिया, और यहाँ पर से एक फोर्स लगाऊँ, यहाँ पर से एक फोर्स लगाऊँ, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा। देखो ये एक्सिस समझो, कुछ इस तरह से वो रोटेट कर जाएगा, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो कुछ इस तरह से वो रोटेट करेगा, और उससे हम उनको टॉर्क मिलेगा जिसकी वैल्यू आ रही है P क्रॉस E। अब यहाँ पर टॉर्क के डिफरेंट केसेस होते हैं कि टॉर्क डिफरेंट एंगल पर क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है, जो टॉर्क नेट की वैल्यू आ रही है वो आ रही P क्रॉस E, या तो इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखो तो P इंटू E इंटू साइन थीटा, वेर थीटा वॉज द एंगल बिटवीन, याद रख लो इसको फिर से लिखा दे रहा हूँ, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के डायरेक्शन के अलॉन्ग और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, इसका ट्विस्टिंग जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस तरह से, यह मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हो, देखो यहाँ पर जो है मेरा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो मेरा, और यहाँ पर मेरा नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव हो, यहाँ पर नेगेटिव है, और यहाँ पर बोल दिया मुझको ये एंगल थीटा, बोल दिया मुझको ये एंगल थीटा, और मेरे को यहाँ से पूछ लिया कि टॉर्क फाइंड करो, फाइंड टॉर्क। मेरे को यहाँ पर ऐसे पूछ लिया कि यहाँ पर टॉर्क फाइंड करो, ये एंगल मेरा थीटा है, ये चार्ज क्यू है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो यहाँ पर आप टॉर्क की वैल्यू क्या बताओगे, बोलोगे यहाँ पर फोर्स लग रहा है क्यू ई, और यहाँ पर फोर्स लग रहा है क्यू ई बोलोगे, और उसके हिसाब से आप इसका डायरेक्शन निकाल दोगे, और फिर से आप बोल दोगे टॉर्क का आंसर क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा, जो कि बिल्कुल गलत है। बिकॉज हमने क्या बोला है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। यहाँ पर डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। तो यहाँ पर मेरा डाइपोल है, ये देखो ये मेरा डाइपोल का डायरेक्शन है, और ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और डाइपोल के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको हमने थीटा बोला है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल के अलॉन्ग जो हमारा एंगल है उसको हमने थीटा बोला है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा मेरा वो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर टॉर्क नेट का आंसर क्या आएगा, टॉर्क नेट का आंसर आएगा PE साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पर इस तरह से उसको लिखोगे। यहाँ पर अगर ये थीटा लोगे तो आंसर आपका गलत भी हो सकता है। यहाँ पर 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही आएगा, बट यहाँ पर आपको एंगल कहाँ से लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल के अलॉन्ग। ये आप हमेशा केस
ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं इसका। ये एग्जामिनर्स जो होते हैं जेईई मेन में इसी तरह से ट्विस्ट करते हैं, बाकी जेईई मेन में कुछ होता नहीं है। तो हम स्पेशल केसेस देखते हैं यहाँ पर। तो टॉर्क नेट की वैल्यू आ रही है पी साइन थीटा आ रही है। बताओ मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा हमको? मैक्सिमम टॉर्क फॉर्मूला देख के बताओ तो मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो जो साइन थीटा होगा मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम टॉर्क क्या मिलेगा हमको? मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा P इंटू ई। इसको अगर डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरह से होगा। ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा जो है 90 डिग्री है। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो मेरा डाइपोल कुछ इस तरह से होगा, एग्जैक्टली इस तरह से परपेंडिकुलर। बिकॉज देखो ये मेरा क्या है? ये मेरा है पॉजिटिव चार्ज और ये मेरा है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर थीटा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा इस तरह से QE, और यहाँ पर फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से QE। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह का केस बनेगा। इस केस में जो है मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। आप खुद देखो यहाँ पर, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर से एग्जैक्टली इस तरफ से इसको मैं खींचूँ यहाँ से, तो इस तरफ से जो रोटेशन इफेक्ट मिलेगा हमको वो मैक्सिमम मिलेगा। मीन्स अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो टॉर्क की वैल्यू हमको मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है। थीटा 90 डिग्री हो तो टॉर्क की वैल्यू हमको मिलेगी मैक्सिमम। तो ये केस आपको याद रखना है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू मिलेगी हमको मैक्सिमम। सेकंड केस हम बात करते हैं यहाँ पर। सेकंड केस है व्हेन इज टॉर्क मिनिमम। अब टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी भी जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी भी साइन थीटा का आंसर आएगा 0, 180 डिग्री होगा तभी भी मेरा आंसर आएगा 0, ठीक है। साइन थीटा इज मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब टॉर्क के अंदर फॉर्मूला डालोगे तो हो जाएगा PE और साइन 0 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो अगर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो हमारा जो टॉर्क की वैल्यू आती है वो मिनिमम। अब मिनिमम के अंदर भी दो केसेस आते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। उसको भी यहाँ पर एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। इसको रफ करता हूँ। यहाँ पर देखो मिनिमम केस का क्या आ रहा है? मिनिमम जो हमारा मिनिमम है तो थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो हमको टॉर्क मिल रहा है यहाँ पर मिनिमम। अब इसके भी दो केसेस आते हैं। एक बार एक स्टेबल केस से आता है व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, समझाता हूँ क्यों, और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है व्हेन थीटा इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब इसको समझते हैं कि अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो यहाँ पर फिर से मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। मीन्स डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। मीन्स यहाँ पर है मेरा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है मेरा नेगेटिव चार्ज, इस तब डाइपोल का मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो है मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो डाइपोल को हमेशा उसके डायरेक्शन में अलाइन रखे। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये है और डाइपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन कुछ उसके तरफ ही है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टेंडेंसी होती है, कहाँ लिखूँ? यहाँ पर लिखता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी इज टू अलाइन डाइपोल इन इट्स डायरेक्शन।
सब खेल इसी से हो रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि जो डाइपोल हो मेरे डायरेक्शन में हो, मीन जिस डायरेक्शन में हूँ उसी डायरेक्शन में डाइपोल रहे। इसलिए देखो यहाँ पर डाइपोल को डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तब हमारा जो केस होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल रहेगा। स्टेबल मीन्स यहाँ से अगर आप इसको ज़रा सा रोटेट करोगे, देखो यहाँ से अगर मैं इसको स्लाइटली उठा दूँ इस तरह से, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको अपने डायरेक्शन में इस तरह से ले आएगा। वह मीन्स जहाँ पर था वापस उसी जगह पर वो आना चाहेगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा उठा दूँ इस तरह से, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में आ जाएगा वापस, क्योंकि ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम केस है। हमेशा डाइपोल चाहता है कि मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में रहूँ, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है। बट अगर थीटा 180 डिग्री हो गया, मीन्स देखो यहाँ पर अगर थीटा 180 डिग्री हो गया कुछ इस तरह से, समझने की कोशिश करो यहाँ पर, मीन्स हमारा यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर होगा मेरा नेगेटिव चार्ज, और डाइपोल का डायरेक्शन हो रहा है इस बार ये रहा मेरा डाइपोल का डायरेक्शन और ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन में एग्जैक्टली 180 डिग्री का है, 180 डिग्री पर है। तो अब देखो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है कि डाइपोल को अपने तरफ अलाइन कर ले। मीन्स अगर जरा सा भी मैं यहाँ पर अगर ऐसे रोटेट करूँगा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर जरा सा भी यहाँ पर मैं रोटेट करना चाहूँ तो क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने यहाँ पर जरा सा इसको हिलाया तो फिर से पूरा घुमा के उसको अपने डायरेक्शन में ले लेगा। क्या करेगा, देखो डायरेक्शन अभी अपोजिट है, तो जैसे मैं थोड़ा सा भी रोटेट करूँगा, क्योंकि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, वहाँ पर स्टेबल रहना नहीं चाहता, वो चाहता नहीं कि मैं ऐसा रहूँ, हमने ज़बरदस्ती इसको ऐसा रखा है। तो जैसे भी हम थोड़ा सा भी रोटेट करेंगे इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको अपने डायरेक्शन में इस तरह से घुमा लेगा। मीन्स हमारा जो फाइनल केस बन जाएगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये 180 डिग्री पर एग्जैक्टली अनस्टेबल है, ये चाहता नहीं कि मैं वहाँ पर रहूँ, हमने उसको ज़बरदस्ती रखा है। तो ज़रा सा भी हम उसको मौका देंगे तो अपनी तरफ वो भाग जाएगा, बट यहाँ पर हम उसको हटाएंगे तो भी वो अपनी जगह पर आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस था और वो था मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके अंदर एफ नेट 0 होता है और टॉर्क आता है, और टॉर्क ये सब उसके केसेस थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले। ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं एक बार जरा सा, उसकी ज़रूरत तो है नहीं लेकिन एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो, देखो कुछ इस तरह से, देखो ना ही ये पैरेलल है ना ही इक्विस्पेस्ड है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस कम है। अब ये है मेरा क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स तो पक्का 0 होगा और टॉर्क 0 हो सकता है, नहीं भी 0 हो सकता है। देखो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स एफ नेट तो 0 ही आएगा, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बट टॉर्क जो है 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 0 कब होगा, जब 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, बट 0 बाकी सब केस में 0 नहीं होगा। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर देखो जैसे ये मेरा डाइपोल है, फिर से कोई एंगल थीटा पर है, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये QE, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सपोज ये QE2 है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पर सेम नहीं होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो मेरा एफ नेट आएगा, इसमें जो मेरा एफ नेट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। नॉट इक्वल टू 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ का जो फोर्स खींच रहा है और यहाँ का जो फोर्स खींच रहा है दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा, इसलिए हमारा जो एफ नेट आएगा वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 तभी आएगा जब मतलब ऐसा कुछ एंगल बन जाए, कुछ हो जाए, कैंसिल हो जाए, तब जो मेरा एफ नेट वो 0 आ सकता है। बट नॉर्मली जो एफ नेट 0 नहीं आता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। टॉर्क नेट की बात करता हूँ, नेट टॉर्क की, नेट टॉर्क तो इसमें भी 0 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो रोटेट करेगा, बिकॉज दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर भी नेट टॉर्क जो है मेरा वो भी इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। कुछ ऐसा केस बन जाए, जब यहाँ पर ऐसा कुछ केस बन जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो, थीटा कम हो, तो मे और मे नॉट भी 0 यहाँ पर लिख दो। ये जो है मे और मे नॉट भी 0। बट जब यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स नेट तो पक्का 0 होगा। ठीक है, मे और मे नॉट भी 0, और यहाँ पर टॉर्क नेट जो होगा वो भी मे और मे नॉट भी 0। ओके, ये पॉइंट आप याद रख लो, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये केस में इसको रफ करके अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पॉइंट को आप नोट कर लो इसको मैं।
तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर डाइपोल का कुछ सिस्टम दिया है और यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। अब पूछा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, यहाँ पर डाइपोल का टॉर्क बताना है और कौन से डायरेक्शन में लगेगा उसको हमको बताना है। तो इसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। अभी तक का कॉन्सेप्ट है उसका जस्ट सिंपल सा एप्लीकेशन है यहाँ पर, तब इसको ट्राई कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये 30 डिग्री एंगल पर है, तब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो ये है मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, ठीक है। या तो हम मैग्नीट्यूड में लिखें तो होगा PE साइन थीटा, ठीक है। तो देखो क्या है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से होगा, डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। मीन्स ये है मेरा डाइपोल का डायरेक्शन, जिसको मैं इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये है मेरा डाइपोल का डायरेक्शन और ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप फिर से देख सकते हो कि 30 डिग्री एंगल कहाँ पे दिया है, इसमें दिया है, बट हमको एंगल चाहिए ये वाला, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के अलॉन्ग जो एंगल होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मेरा एंगल हो जाएगा ये 150 डिग्री। यही है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के अलॉन्ग द एंगल, ये 150 डिग्री है, ठीक है। इसी को आपको मार्क करना है, यही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 150 डिग्री है। तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू ई इंटू साइन 150 क्या होगा, साइन 150 लगा दो, साइन 90 प्लस 60 हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मीन्स होता है कॉस 60 विच इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 150 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, मीन्स मेरा आंसर आ रहा है PE/2। तो PE/2 दो ऑप्शन में है, C और D ऑप्शन में है, मीन्स हमको डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, P क्रॉस E। देखो ये है मेरा P का डायरेक्शन और वो है मेरा E का डायरेक्शन। तो P क्रॉस E करूँगा तो मेरा डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, देखो P क्रॉस E। P क्रॉस E मेरा डायरेक्शन कहाँ पर जा रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो देखो यहाँ पर वो मेरा P है और वो मेरा E है। तो यहाँ पर P क्रॉस E करूँगा, P क्रॉस E, तो मेरा डायरेक्शन जो है कहाँ पर जाए, देखो इसको ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। P क्रॉस E का डायरेक्शन कहाँ पर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मेरा आंसर जो हो जाएगा वो D ऑप्शन हो जाएगा, P/2 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन का भी ध्यान देना था, P क्रॉस E करके, ठीक है। इनसाइड या आउटसाइड पूछते तो आप P क्रॉस E करके उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रफ। तो ये है मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कुछ वेक्टर फॉर्म में दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 0.20 आई कैप दिया है और 2 चार्जेस ऑफ -4 कूलम एंड +4 कूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट A एंड B लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड 0.20 आई कैप, द टॉर्क इन द डाइपोल इज। तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोला है कि डाइपोल है, बट यहाँ पर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिए हैं, इसका मतलब वो डाइपोल तो होगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है यहाँ पर 0.20 आई कैप। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हमको टॉर्क का फॉर्मूला पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E। बिकॉज यहाँ वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर जो P होता है, जो P वेक्टर होगा वो होगा Q इंटू 2A वेक्टर, या Q इंटू क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर इसको A वेक्टर लिख रहा हूँ, क्यों, बिकॉज जो 2A होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होता है। यहाँ पर चार्जेस के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस दिया है ये वाला, इसलिए, ठीक है। बिकॉज एक चार्ज यहाँ पर है, देखो एक चार्ज है -4 कूलम का यहाँ पर और +4 कूलम का यहाँ पर, और ये पॉइंट क्या है मेरा, ये पॉइंट है 1,0,4 और ये पॉइंट है मेरा 2,-1,5। मीन्स यहाँ पर जो 2A होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या होगा, इसको मैं निकाल लेता हूँ। सपोज ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो मेरा AB वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 आई कैप, -1 - 0 हो जाएगा -j कैप, +5 - 4 हो जाएगा k कैप। तो मेरा जो AB वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है i कैप -j कैप प्लस k कैप। इस तरह से हमने उसको लिख दिया। तो मेरा P वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q क्या है मेरा, Q है 4 माइक्रो कूलम, तो 4 × 10⁻⁻⁶, और A क्या है मेरा i कैप -j कैप प्लस k कैप। अब मेरे को टॉर्क फाइंड करना है। P तो हमने ढूंढ लिया, टॉर्क क्या होगा मेरा, टॉर्क होता है P क्रॉस E। मैग्नीट्यूड वाले जितने हैं उसको तो बाहर निकाल दो पहले, तो 4 × 10⁻⁶ हो गया यहाँ पर,
और यहाँ पर आ रहा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 25 आई कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है आपने पता होगा आपको, डिटर्मिनेंट रूल से, या तो डायरेक्ट आप देखो यहाँ पर जितने मैग्नीट्यूड वाले हैं उसको तो मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ। मैग्नीट्यूड को हम बाहर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, ओके। और यहाँ पर अंदर बचा क्या रह गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। देखो आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस आई तो 0 होता है, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। देखो यहाँ पर होता है ना आई जे के का ट्रायंगल, और सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, बिकॉज साइन थीटा हो जाता है 0। और देखो माइनस जे क्रॉस आई, माइनस जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या होता है के वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको मैं डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, आप नहीं समझ पड़ रहा हो तो आई जे और के, यहाँ पर वेक्टर क्या दिया है 1 -1 और 1, और यहाँ पर दिया है सिर्फ 1, ठीक है, और 0 0, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड हमने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से आता है इसका आंसर, यहाँ पर लिखता हूँ, इसको हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको सॉल्व करो आप, आई कैप को क्लोज करो तो ये आ रहा है 0, जे कैप को क्लोज किया तो 1 × 0 -1 × 1, ये आ रहा है -1, और के को क्लोज किया तो आ रहा है मेरा इसका आंसर 1, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है, जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर लिख दो जे कैप प्लस के कैप। बट हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, ये दोनों तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1² + 1²। तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 × 0.20 × √2। जे और के का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, देखो 4 × 2 करेंगे 8 √2 इंटू, यहाँ पर से एक मैंने 2 बाहर निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁵। मेरा टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, 8 √2 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट करके कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं पड़ा होगा यहाँ पर। तो यही था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें जो टॉर्क उसको वेक्टर फॉर्म में दे दिया था, उसको हमको निकालना था। तो आज का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने टॉर्क के बारे में देख लिया। तो आज के लेक्चर के बेस पे आप अच्छे क्वेश्चन बुक में से कर लेना। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्चुअल और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।